जो आपका दैनिक जागरण का एडिशन को देखेंगे, ठीक है, और ये आपका दिल्ली एडिशन होगा। आज अगर डेट की बात करें तो ये स्पेशली आपका डेट जो है वो आपका 22 जुलाई का होगा। तो ये आपका दैनिक जागरण मैं जो करा रही हूँ, हमेशा कराती हूँ, ठीक है। तो आज इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देखने को मिली है, तो ये दिल्ली एडिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें जो हमारे लिए जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि कहा जा रहा है क्या दिल्ली के लिए संवैधानिक सिद्धांत निरस्त कर सकती है संसद। तो एक चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या रीज़न रहा है संवैधानिक सिद्धांत निरस्त करने के, आपके संसद ने ऐसा क्यों किया है या करने का बात किया जाए। तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों से न्यूज़ में भी था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा और ज़्यादा हमको नॉलेज मिले, तो उसको मैं लेके आऊँ आपके सामने। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ दिल्ली के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों के दायरे में विचार करेगी, ठीक है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि साथ ही यह भी देखेगी कि क्या दिल्ली सरकार से सीमाओं पर नियंत्रण छीनने के लिए कानून बनाकर वो शासन के संवैधानिक सिद्धांत को निरस्त कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। अभी अगर बात करें यहाँ पे, तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरुद्ध जो है दिल्ली सरकार की याचिका गुरुवार को संविधान पीठ की संदर्भित करते हुए संविधान पीठ को संदर्भित करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने 10 पेजों के आदेश में बड़ी पीठ के लिए 2 कानूनी सवाल तय किए हैं, ठीक है। पहला क्या है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे जो मेन प्रधान न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ जी और जस्टिस PS नरसिंहा और आपके जो जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संविधान पीठ के लिए हम ये प्रश्न संदर्भित करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि अनुच्छेद जो आपका 239 का A उसके सब क्लॉज 7 के तहत बताया गया कि कानून बनाने की संसद की शक्तियों का दायरा क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या अनुच्छेद जो दूसरा है कि क्या अनुच्छेद 239 का A है उसके 7 पार्ट के अगर भाग दे के सब क्लॉज जिसको बोलते हैं के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संसद जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यानी NCTD के लिए जो है शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है क्या, मतलब ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रधान न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ जी ने द्वारा लिखे गए आदेश में कहा गया है कि 2 प्रारंभिक मुद्दे हैं जो बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए उठाए गए हैं, ठीक है। आदेश के मुताबिक अगर बात करें, पहला धारा 1 के अध्यादेश की को जोड़ने पर है। उसके अलावा अध्यादेश जो धारा 3A के NCTD के विधायी अधिकार क्षेत्र से सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि आपके 41 को हटाती है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से मतलब कुछ प्रावधान है जिसको हटाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट या संसद, जो भी हटा सके, तो उससे रिलेटेड ये बातें निकल के आई है, ठीक है। NCTD के विधायी अधिकार क्षेत्र में प्रविष्टि 41 को हटाने से NCTD सेवाओं पर जो है कार्यकारी शक्तियों से वंचित हो गई है, ठीक है, क्योंकि कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो आपकी विधायी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे देखें तो कहा जा रहा है कि आदेश के मुताबिक अगर बात करें तो अध्यादेश के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें धारा 3A जोड़ी गई है। धारा 3A कहती है कि राष्ट्रीय राजधानी जो है सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। तो ये बातें निकल के हमेशा आती रही है। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि आदेश के मुताबिक अगर देखिए तो अनुच्छेद आपका 239 के A7 क्लॉज के A की अगर बात करें तो प्राथमिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि आपका अनुच्छेद 239 A के में आपका NCTD के लिए जो बनाए गए वर्तमान संवैधानिक ढांचे की कानून के जरिए जो है वह नहीं बदला जाएगा। लेकिन आगे बताया जा रहा है, लेकिन अनुच्छेद जो आपका 239A के 7B का प्राथमिक अध्ययन बताता है कि अनुच्छेद 239A के 7 के A पार्ट वाले जो भाग है के तहत बनाया गया कानून NCTD के शासन
कि जो वर्तमान संवैधानिक ढांचे को बदला जा सकता है। ठीक है, एक में बदला नहीं जा सकता, एक में आपको बदलने की बात की जा रही है। लिहाजा दिल्ली शासन के संवैधानिक ढांचे के संबंध में कानून बनाने की शक्ति की प्रकृति और दो प्रावधानों के बीच जो है इस स्पष्ट विरोधाभास को इस अदालत द्वारा हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, बता दें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से क्या किया है कि इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट मेन हमने देख लिया इससे रिलेटेड जो है। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं जो भी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलिए हम लोग दिल्ली से रिलेटेड जो भी आपका संवैधानिक सिद्धांत को निरस्त करने की जो बात निकल के आई थी तो देख लेते हैं। ठीक है, एक हमारा न्यूज़ आया है कि पीएम मोदी जी ने एक बात कही है कि भारत में जो है दुनिया का बड़ा कार्यबल तैयार करके देने की क्षमता है। ठीक है, इंदौर में जो क्या हुआ था कि 26 देशों के श्रम एवं आपका रोजगार मंत्रियों की पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में ऐसा बात कहा। तो चलिए आपका देख लेते हैं क्या क्या बातें जो है वो निकल के आई है G20 से रिलेटेड जो हमको जानना चाहिए। कहा जा रहा है क्या कि कोविड के दौरान अगर बात करें तो भारत में जो है पहली पंक्ति के स्वास्थ्य और अन्य कर्मचारियों ने अपने काम से कौशल एवं समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के पास अगर बात करें तो विश्व के लिए जो है कुशल कार्यबल देने के सबसे बड़े क्षेत्र में एक बनने की आपकी क्षमता है। ठीक है, गतिशीलता कार्यबल की आपका बताया जा रहा है कि भविष्य में वैश्विक स्तर पर जरूरत होगी। G20 देशों को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी होगी, कहा गया ऐसा मोदी जी के द्वारा, हमारे जो पीएम है उनके द्वारा। इंदौर ऐसे परिवर्तनों का नेतृत्व करने वाले कई स्टार्टअप का केंद्र है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें ये बातें शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक में भाग ले रहे आपके श्रम और आपके रोजगार मंत्रियों को वीडियो संदेश के माध्यम से कही। ठीक है, आगे देखते हैं अगर बात कहें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंदौर में आयोजित बैठक में बोला जा रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं आपका रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा 26 अन्य देशों के मंत्री शामिल हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अवसर पे जो है कौशल और योग्यता वाले व्यवसाय शुरू करने के प्रयास जो है सराहनीय है। हमारे जो पीएम का ऐसा बोलना है और हमने देखा भी है। उसके अलावा अब सहयोग और समन्वय के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता है। इस संबंध में आपका बताया जा रहा है कि नियोक्ताओं और श्रमिक संबंधों आंकड़े जानकारी और डाटा साझा करने के लिए की शुरुआत शानदार तरीके से हो सकता है। यह बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों को बेहतर कौशल कार्यबल योजना और आपका लाभकारी रोजगार के लिए नीतियां बनाने की दिशा में सशक्त बनाएगा। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट को अच्छे तरह से देखा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि प्रभावी रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो भी पॉइंट है तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि पीएम जो है उन्होंने कहा कि रोजगार क्षेत्र में हो रहे त्वरित बदलावों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ तैयार करने की ज़रूरत है। चौथी आपकी औद्योगिक क्रांति के इस युग में रोजगार को बढ़ावा देने में क्या होगी, तकनीकी की भूमिका जो है वो अहम हो गई है। युवाओं को बोला जा रहा है कि उन्नत आपका तकनीक में कुशल बनाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, यानी जो आपको एक युवा को चाहिए आपका स्किल प्राप्त करने के लिए जॉब के लिए, तो वो भी ट्रेन करने की बात पीएम मोदी ने कहा। ठीक है, कौशल में वृद्धि ही जो है वो भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक जो है हमारे 12.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब बोला जा रहा है कि अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा रोबोटिक, इंटरनेट और ड्रोन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट को देखा। इसमें एक पॉइंट निकल के आई है कि अब जो है आसानी से मिल सकेगा पीएम फसल बीमा का भुगतान। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केंद्र सरकार से रिलेटेड क्या बातें निकल के आई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि केंद्र सरकार ने जो है किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए एक नया कदम उठाया। ठीक है, फसल बीमा भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुक्रवार को 3 पहल की गई है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या होगा, तो सटीक उपज अनुमान एवं पंजीकरण व्यवस्था करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली यानी एमस्टेक, यानी आपका मौसम डेटा सूचना प्रणाली विंड्स हो गए। उसके अलावा नामांकन के लिए जो है ऐप होगा
AIDE शुरू है, ठीक है, शुरू की है। इस दौरान अगर बोला जाए तो केंद्र ने 8 राज्यों के 5.67 लाख किसानों को क्या किया है, तो 258 करोड़ रुपए का क्लूम जारी किया है, ठीक है। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने क्या किया है कि मंत्री जो है उन्होंने जो है कहा कि आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने और पृथ्वी आपके मंत्री जो है आपके किरण रिजिजू मौजूद थे, ठीक है। उसके अलावा अगर कहा जा रहा है तो कार्यक्रम में बताया गया कि ये स्टेक प्रणाली से क्या होगा कि सटीक उपज गन्ना में राज्यों को मदद मिलेगी और इसमें क्या होगा कि इसके माध्यम से विवाद और पात्र किसानों को क्या होगा मुआवजा देने में देरी जैसी समस्याओं का भी क्या होगा समाधान हो सकेगा और दवा भुगतान पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहीं बीन्स प्रणाली के माध्यम से क्या होगा कि मौसम की जानकारी होगी, चुनौतियाँ एवं सटीक आंकड़े तैयार समय पर मिल सकेगा और ग्राम पंचायत स्तर पे बोला जा रहा है कि आपका जो है मौसम पौधे का नेटवर्क बनाया जा सकेगा, ठीक है। इसके तहत बोला जा रहा है कि AIDE जो है AIDE ऐप की मदद से जो है किसान घर बैठे बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने चीज़ों को न्यूज़ में देख लिया। देखिए हमारे जो मेन आपके प्रधान न्यायाधीश हैं उन्होंने देश भर के न्यायाधीशों को के लिए एक चीज़ बोली है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ न्यूज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रधान न्यायाधीश जो हैं वो CGI जो बोल रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को रेल यात्रा के दौरान कई असुविधा पर प्रोटोकॉल अधिकारियों द्वारा जो है रेलवे के जनरल मैनेजर को लिखे गए पत्र और मांगे गए स्पष्टीकरण पे संज्ञान लिया है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो प्रधान न्यायाधीश जो है हमारे ने इस घटना पर चिंता जताते हुए देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिख कर के नसीहत दी है, ठीक है। क्या दिया है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि CGI के द्वारा कहा गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पास जो रेलवे कर्मियों पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कहने का मतलब कि CGI जो है वो आपके कर्मियों पे अनुशासन का कोई भी चीज़ नहीं थोप सकते, ठीक है। हाईकोर्ट का अधिकारी रेलवे कर्मियों से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है। देश भर के न्यायाधीशों को सीख देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने पत्र में लिखा कि न्यायाधीशों को प्रोटोकॉल सुविधाओं को जो है वो विशेषाधिकार का दावा करने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो उन्हें समाज से अलग करता हो, ठीक है। और आपका बताया जा रहा है कि शक्ति एवं अधिकार का प्रदर्शन करता हो, यानी आप ऐसा भी नहीं कि आप शक्ति का दुरुपयोग करें और आप अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें जो बेकार है, ठीक है। मतलब CGI का ये आपका बातें निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर बात करें न्यायाधीशों को उपलब्ध में करवाई जाने वाली प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे दूसरे को असुविधा हो और न्यायाधीशों की सार्वजनिक आलोचना हो, ठीक है। क्योंकि आप ठीक है आप CGI है, बट ऐसा थोड़ी ना कि आप जो है दूसरे का रिस्पेक्ट ना करें, बहुत सारे विशेषाधिकार आपको मिलने लगे। पत्र में कहा है कि रेलवे के जनरल मैनेजर को भेजे गए पत्र में जो है न्यायाधीश के भीतर और बाहर दोनों तरफ बेचैनी पैदा कर दी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि न्यायाधीश के जो आपके जो बहुत सारे बात मानते थे और जो बाहर भी के भी न्यायाधीश हैं उनको भी ये बातें पसंद नहीं आई हैं, ठीक है। उन्होंने न्यायाधीशों की नसीहत देते हुए कहा कि जुडिशियरी अथॉरिटी का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग बेंच के अंदर और बाहर दोनों जगह न्यायाधीश की विश्वसनीयता को कायम रखता है, ठीक है। यानी अगर आप अच्छे न्यायाधीश हैं तो आप कुछ चीज़ों को हमेशा ही आप ध्यान रखिए, ठीक है। प्रधान न्यायाधीशों ने पत्र में कहा कि आपका न्यायपालिका के भीतर आत्मचिंतन और काउंसलिंग की ज़रूरत है। वह अभी हाईकोर्ट के नए न्यायाधीशों को इस अनुरोध के साथ इस पत्र को लिख रहे हैं कि सभी न्यायाधीशों को इनकी चिंताओं से अवगत कराएं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के अधिकारियों ने रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के निर्देश पर भेजा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बातें निकल के आई है। मतलब ऐसा मत कीजिए कि जो मतलब रूल के खिलाफ है। तो ये आपका जो है प्रधान न्यायाधीश ने न्यायाधीशों को सबक दिया है कि आप बहुत सारे चीज़ों का आप जो अधिकार यूज़ करते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे यही बताने का मीनिंग हुआ हमारे CGI के द्वारा, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़े खतरे से जूझता मणिपुर की अगर बात करें तो डॉक्टर
एलोंग बंग विजयलक्ष्मी जी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए ये आपका मणिपुर के बारे में डिटेल जो बहुत दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि विमेंस के साथ किस तरह का रिस्पेक्ट किया गया, 2 विमेन को सार्वजनिक किस तरह से आपको यौन हिंसा किया गया। तो चलिए उनके रिलेटेड हम लोग बहुत सारे पॉइंट को देखते हैं कि एक विमेन की सेफ्टी कितनी कंसर्न है, कितनी इंपॉर्टेंट है एक विमेन के लिए रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो ये हम लोग इनसाइड देखते हैं कि क्या रीज़न रहे थे, क्या जो है वो नहीं होना चाहिए था, इसमें बहुत दुख की बातें हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको कवर करेंगे। देखिए मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से यौन हिंसा की अमानवीय घटना से पूरे देश में क्या हुआ, क्या आक्रोश हो गया। ठीक है, इस घटना के बाद राज्य में मैती और कुकी के बीच नए सिरे से तनाव भड़कने की आशंका भी हो गई है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि मणिपुर में मैती और आपका 34 जनजातीय सदियों से रह रही हैं। ठीक है, और आपका बोला जा रहा है कि ये मणिपुर मुख्य रूप से पर्वतीय राज्य है और करीब करीब 10% जो है वो मैदानी क्षेत्र में मैती रहती है और 90% पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियाँ रहती है। ठीक है, मैती कहाँ मैदानी क्षेत्र में रहती है और 90% पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियाँ रहती है। ठीक है, उसके अगर बात करें तो कई त्योहारों के संस्कार ऐसे हैं जो मैती और जनजातीय के प्रगाढ़ संबंधों को प्रमाणित करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों का आपका त्यौहार अलग है, बहुत सारे रिलेशन भी इन त्योहारों के साथ दोनों जनजातियों के बीच देखा गया है। मैती शासन में उस समय परिवर्तन आया जब 18वीं शताब्दी में राजा पाम हैबा वैष्णव बन गए। ठीक है, और क्या होता है कि अधिकांशतः मैती वैष्णव धर्मावलंबी हो गए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 1891 की बात करें तो अंग्रेजों के हाथों मणिपुर की पराजय हुई। अंग्रेजों के हाथे जो है वो मणिपुर की पराजय हुई 1891 में। और बाद में क्या होता है कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1945 में, तो युद्ध का साक्षी भी बना। इस युद्ध के बाद क्या होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से महाराजा बोधचंद के नेतृत्व में मणिपुर एक्ट 1947 बना। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या हुआ कि मणिपुर क्या होता है कि स्वतंत्र क्षेत्र था और उसका अपना संविधान भी था। ठीक है, उसके अलावा जब बताया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर बात करें मणिपुर की सामाजिक, उसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या हुई, बदली। ठीक है, हमेशा बदलता हर एक क्षेत्र का, तो ये राज्य मणिपुर का भी बदला। 1949 में क्या होता है कि मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र और आपका भारत सरकार के बीच क्या होता है कि एक आपका समझौता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संधि के तहत मणिपुर स्टेट का जो भारत में विलय कर लिया गया। 1956 में क्या होता है कि मणिपुर जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, पहले यूटी था, बाद में वो पूर्ण राज्य में कन्वर्ट हो जाता है 1972 में। ठीक है, उसके अलावा और जो 34 जनजातियों को अनुसूचित जातियों की मान्यता मिली। उसके अलावा अगर बात करें मणिपुर में कुछ ऐसी जनजातियाँ भी थी जो अपने को एक कुकी न कि कुकी मानती थी। ठीक है, अपने को ना कुकी मानती थी और ना ही नागा मानती थी। ठीक है, तो मतलब ये मानती ही नहीं थी, मतलब ना तो कुकी और ना ही नागा, ये लोग मानते थे खुद को। मणिपुर में इस्लाम मानने वाले भी हैं जिन्हें मैती पांगल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेपाल बिहार के अलावा जैन समुदाय के लोग भी यहाँ पे मणिपुर में रहते हैं। ठीक है, रहेंगे क्यों नहीं। देखिए भारत जो है वो विभिन्न धर्मों का केंद्र रहा है, तो हिंदू मुस्लिम जो भी अन्य ट्राइब से जनजाति है कोई भी रह सकता है। नागा और मैती लोगों को ही मणिपुर मूल निवासी माना जाता है। ठीक है, नागा और मैती लोग ही क्या है, मणिपुर के मूल निवासी माना जाता है। बाकी समुदाय यहाँ बाद में आए हैं। कुकी लोगों का मणिपुर में आगमन 1844 में हुआ था। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि कुकी बर्मा यानी म्यांमार से आकर के यहाँ पहाड़ी में बसते रहे और उनका आगमन जारी रहा। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि कुकी म्यांमार आ चुकी है, वे अपने लिए अलग स्थान और प्रशासन चाहते हैं। ठीक है, कुकी जनजाति ये लोग अपना अलग चाहते हैं। उसके अलावा अगला बता रहा है कि चुंड चंद्रपुर पर कुकी अपना दावा करते हैं, जबकि इसे मैती महाराजा चुंडा चांद के नाम पे बसाया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये मतलब मैती का था लेकिन अब कुकी मांग कर रहे हैं। बाद में इस क्षेत्र में मैती लोगों को भागना पड़ा और बाद में क्या होता है कि मणिपुर एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से संघर्ष और सहअस्तित्व भी रहा। ठीक है, मणिपुर में एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से संघर्ष और आपका सहअस्तित्व भी रहा। उसके अलावा अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि अंतिम दशक में नागा, कुकी, मैती और मैती पांगल कुकी पाइते के बीच क्या होते हैं कि दंगे होने शुरू हो गए। आपका अगला बताया जा रहा है कि 1993 में क्या होता है, नागा कुकी के बीच हुए दंगे के बाद दोनों में समझौते मैती समुदाय ने करवाए थे। ठीक है, तो ये आपका नागा और कुकी में जो होते हैं तो मैती समुदाय ने इनका क्या किया,
आपको बताया जा रहा है कि हाल ही में मणिपुर में जो है वो मैती और कुकी के बीच सांप्रदायिक संघर्ष की शुरुआत 3 मई को तब हुई जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने मैती लोगों को जनजाति का दर्जा देने की पहल से खिलाफ रैली निकाली। ठीक है, बाद में क्या होता है कि आपका चंद्रपुर की रैली में जो है जब कुछ बंदूकधारी शामिल हो गए तब हिंसा भड़क गई और इस हिंसा की वजह से राज्य सरकार पर्यावरण और वन रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के साथ अफीम की खेती के विरुद्ध चलाया गया अभियान भी माना जा रहा है। ठीक है, इस अभियान से चंद्रपुर और आपके काडपोक्सी जिले में असंतोष उपजा। उसके अलावा अगर बात करें तो 28 अप्रैल को क्या हुआ कि आपका चंद्रपुर में मुख्यमंत्री जो सीएम थे के एक जिम के उद्घाटन के लिए आना था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक दिन पहले कुकी समुदाय के एक संगठन की बंद की घोषणा कर दी और जिम को नष्ट कर दिया। ठीक है, इससे तनाव फैला और इसी तनाव के बीच क्या होता है कि हाईकोर्ट का यह आदेश आया कि सरकार मैती को जनजाति का दर्जा देने का विचार करे। ठीक है, यानी हाईकोर्ट में ने बोल दिया कि जनजाति का आप इसको मैती जनजाति का दर्जा दे दीजिए। उसके अलावा और क्या हो गया कि माहौल और बिगड़ा और चंद्रपुर और मोरे में मैती लोगों पर हमला शुरू हो गया और उनके घर और आपके मंदिर जलाए जाने लगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि हजारों मैती लोगों को भागना पड़ा। पुलिस हिंसक भीड़ को काबू नहीं कर पाई। मैती लोग पर हमले की प्रतिक्रिया में क्या होता है कि इम्फाल पूर्व पश्चिम विष्णुपुर थैबाल क्या होता है आदि में चीन कुकी मिजो हार लोगों के दुकान और आपके घर लूट लिए जाने लगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ने लगा। और क्या, बाद में मैती लोगों के गांवों पर पहाड़ों से गोलियां बरसाए जाने लगे और पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर भी हमले शुरू हो गए। ठीक है, यानी हिंसा और बढ़ने लगा। सवाल उठ रहे हैं कि जो आपका सेना की मौजूदगी में भी हिंसा क्यों हो रही है। ठीक है, तो पुलिस और सुरक्षा बल पर भी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अमित शाह 4 दिवसीय मणिपुर यात्रा के बाद लोगों में आशा जगी थी कि अब हिंसा थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हिंसा के 39वें दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में जो है वो आपका याद रखिएगा मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, 51 सदस्यीय की एक शांति समिति बनी। ठीक है, इसके सदस्य में मतभेद के चलते इस समिति की एक बैठक तक नहीं हो पाई है। ठीक है, हिंसा को लेकर के राजनीति भी हो रही है और आपका बताया जा रहा है कि मणिपुर सरकार के 10 कुकी विधायक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ठीक है, कुकी लोगों का दावा है कि मैती संपन्न है और आपके सरकारी नौकरी में भी उनकी आपकी संख्या ज़्यादा है, पर सच तो यह है कि कुकी लोगों की संख्या कम नहीं है, वो भी है मतलब उन्हीं के बराबर, लेकिन ऐसा मानने को तैयार नहीं है। मणिपुर में ड्रग्स का कारोबार खूब फैल रहा है। यहाँ अफीम की बढ़ती हुई खेती को देखते हुए लोगों को डर है कि कहीं मणिपुर ड्रग्स का गढ़ न बन जाए। बिल्कुल इस तरह का तो हमेशा देखते हैं, नशा जो है वो हमारी कई पीढ़ियों को तबाह कर देता है। एक डर म्यांमार से बड़ी संख्या में आ रहे कुकी लोगों को लेकर के भी है। वे अफीम की खेती करते हैं। कुकी उग्रवादी संगठन म्यांमार से हीरोइन का व्यापार करने के लिए सीमावर्ती शहर मोरे पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं। ठीक है, म्यांमार में भी देख लीजिए क्या स्थिति है। म्यांमार का चीन नेशनल आर्मी उग्रवादी समूह भी मणिपुर के पहाड़ी जिलों और सीमांत इलाकों में क्या कर रहा है कि बड़े पैमाने पे अफीम की खेती करता है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि इम्फाल एक जो है वो आपका क्या है तो आपका एक कुकी इलाके में ड्रग्स बनाने वाली एक मोबाइल लैब मिल चुकी है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें ड्रग्स के कारोबार में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग भी संलिप्त है। ठीक है, यानी यहाँ पे नेता लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनमें से कुछ तो है जो बंदूकधारियों के सहारे चुनाव भी जीत जाते हैं और एक उग्रवादी समूह हथियारों के सहारे कुकी होमलैंड का सपना देख रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे भी। उसके अलावा अगर बात करें मणिपुर में तमाम लोग जो है कुछ समय पहले अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, हिंसा के बाद अचानक सड़क पर आ गए और कितनों में अपने को खो दिया। हिंसा और तनाव के बीच म्यांमार से होने वाले घुसपैठ थमी है। उसके अलावा अगर बात करें तो कुकी समुदाय के जो हथियार बनता है तो अब भी बेकाबू है। मणिपुर की हिंसा देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसकी गंभीरता को समझने की नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जा रहा है कि आपका ये जो राइटर है वो मणिपुर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, तो इनको डीपली नॉलेज भी है उस जगह से रिलेटेड, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो है
वो आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेख हो जाएगा, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक प्रोफेसर जो वहाँ के ग्राउंड को समझता है, उससे अधिक जानकारी आपको कौन दे सकता है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे कृषि का कार्य करेगा आपका ड्रोन। तो यहाँ पे कैसे ड्रोन का यूज़ हम लोग जो है एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। तो देखिए ये रमेश कुमार दुबे जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं जो कृषि में हम लोग ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं जो भी आपको बोल रही हूँ ना, सारे मेन सी पॉइंट यहाँ पे आएंगे, और आप मेंस में कैसे आप आंसर राइटिंग को लिख सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। और हमें कोई भी बकवास नहीं करना, हमें बस नॉलेज लेना है और हमें जाकर के पेपर में लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत सारा काम हमारे कर देते हैं। मैं आपको जो जो चीज़ें बताती हूँ, तो प्लीज़ आप उसको माइंड कीजिए और उसको जो है आगे आप उसको रीड कीजिए या पढ़ के लिखने का कोशिश जी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले जो है वो तक खेती किसानों की ज़रूरतों के लिए हम उपग्रहों की खोज की गई थी और तस्वीरों पर निर्भर थे, ठीक है। यानी हमारी खेती किसानी की ज़रूरतों के लिए हम उपग्रहों से भेजी गई तस्वीरों पर ही निर्भर होते सकते थे। लेकिन अभी क्या है, तो उपग्रह का स्थान क्या ले लिया, अब ड्रोन जो है उससे काम और आसान हो गया है। ड्रोन से ली गई आपकी जो तस्वीरें उपग्रह से ली गई तस्वीरों की तुलना में जो है ज़्यादा सटीक होती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि बड़ी बात यह है कि हम ड्रोन के जरिए जो है छोटे छोटे जगहों की तस्वीरें आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है यहाँ पे कृषि के लिए जो बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है, और ड्रोन जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम और सेंसर से लैस होते हैं, ठीक है। कौन आपका ड्रोन जीपीएस भी होता है, नेविगेशन सिस्टम और सेंसर से भी लैस होता है। उसके अलावा अगर बात करें, यह खेती में किसानों की मेहनत और समय दोनों की बचत करता है। आगे अगर बताएं तो फिलहाल कृषि ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में क्या हो रहा है कि अधिक हो रहा है, ठीक है। उसके अगर बात करें तो अगला बताया जा रहा है कि एक कृषि ड्रोन मात्र 20 मिनट में करीब 1 एकड़ में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है, जो इंसान के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। हाथ से कीटनाशकों को छिड़काव से न केवल अधिक मात्रा में छिड़काव हो जाता है, बल्कि इसकी मात्रा में पर्यावरण को भी क्या होता है कि नुकसान होता है। ड्रोन की ऐसी उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने कुछ सीमाओं के साथ खेती में जो है वो ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इसके लिए जो सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एसओपी बनाया है, ठीक है। इसमें आपका जो भी वर्तमान सरकार ने आपका डिजिटल इंडिया अभियान का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल आधारभूत ढांचा तैयार करना है। उसके अलावा अगर बताया जा रहा है कि ताकि फसल मानचित्रण, मृदा परीक्षण और आपका क्या है, तो आपका सिंचाई आदि से सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतर इस्तेमाल किया जा सके। इस साल के बजट में बोला जा रहा है कि वित्त मंत्री ने हमारे बोला है कि समावेशी विकास के तहत जो है सरकार फसल मूल्यांकन और आपका भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को देखा। आगे देखिए हमारी जो वर्तमान सरकार है, तो पीएम मोदी जी ने कहा है कि कृषि बाजारों के उदारीकरण के साथ ही खेती किसानों की आपकी क्या है, तो आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है, ठीक है। कृषि ड्रोन से बीज रोपण से लेकर के पानी और कीट प्रबंधन की सटीक जानकारियाँ मिलेगी। कृषि ड्रोन सेंसर तकनीक और इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा बड़े क्षेत्र में कम समय में बीज रोपण कर देता है। उसके अलावा अगर बात करें रोपण प्रणाली वाले आपके ड्रोन जो होते हैं सीधे मिट्टी में बीज लगा सकते हैं। उसके अलावा चूंकि ड्रोन फसलों में सही मात्रा में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का छिड़काव करता है, इससे क्या होता है कि भूमि की शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि रसायनों के अधिक प्रयोग की आशंका समाप्त हो जाती है। ड्रोन में कई सेंसर उन्हें क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो आपका क्या होता है, तो बहुत सारे एरिया क्या होते हैं शुष्क होते हैं और जिसमें की जल भराव की समस्या भी आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ड्रोन द्वारा सिंचाई की सही योजना बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ ड्रोन के द्वारा फसलों की गुणवत्ता निगरानी, मृदा स्वास्थ्य की सटीक जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करें कृषि ड्रोन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रफल वाले भूमि की प्रभावी ढंग से
देखरेख कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो खेती की बढ़ती लागत और आपका क्या बताया जाए प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ड्रोन फसलों को लेकर के सही आकलन करता है। फसल नुकसान के दावों की जल्द निपटाने के लिए जो है सरकार ने ड्रोन से क्या किया, सर्वे करना निर्णय किया है, ठीक है। आपका सर्वे करने का आपका क्या किया है, तो आपका फसल नुकसान से के लिए आपका ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। सरकार ने ऐसा निर्णय भी लिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो पीएम फसल बीमा योजना के प्रभावी तरीके से आपका बताया जा रहा है कि लागू करने के लिए जो है वह प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत बोला जा रहा है कि देखते हुए कृषि सहित 12 मंत्रालय का ड्रोन के अनिवार्य उपयोग के लिए चयन किया गया है, ठीक है। 12 मंत्रालय जो है वो आपका उपयोग करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो दुनिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से न केवल आपका यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से न केवल ज़मीन बंजर हो रहा है, बल्कि आपका लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत क्या हो रहा है कि असर पड़ रहा है। अगला आपका बताया जा रहा है कि इसी के को देखते हुए इफ़को ने जो है नैनो यूरिया आपका लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें 50 किलो के एक कट्टे जितनी यूरिया 500 मिलीलीटर की बोतल में आ जाएगी। नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए जो है ड्रोन उपयोगी है और बोतल बंद आपका जो बताया जा रहा है कि आपका तरल नैनो यूरिया और डीएपी के खेतों में छिड़काव के लिए सहकारी संस्था इफ़को ने 2500 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। इन ड्रोनों को चलाने के लिए जो है 5000 युवकों को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। और ड्रोन की आपका बताया जा रहा है कि ड्रोन की ऊंची कीमतें और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों को ड्रोन खरीदने की सब्सिडी दे रही है। और यह सब्सिडी आपकी SC अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर के किसानों के ड्रोन के खरीद मूल्य का 50% या अधिकतम जो है 5 लाख रुपए है, ठीक है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त ड्रोन खरीदने पर अन्य किसानों को 40% एवं अधिकतम जो है 4 लाख या फिर किसान उत्पादक संगठनों को जो है 75% का अनुदान दिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और उसके अलावा कृषि विज्ञान उद्योग केंद्र और आपका बताया जा रहा है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय को ड्रोन खरीदे हुए जो है हेतु 100% तक सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। केंद्र सरकार ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना शुरुआत किया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत कृषि मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की खरीद किराए पर लेने और प्रदर्शन में सहायता करके इस तकनीक को किफ़ायती बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या किया है, जारी किया है। उसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ड्रोन की पहुंच बढ़ाने के उड़ान संबंधी नियमों का भी आसान बना रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो परिणाम से देश में ड्रोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फिलहाल जो है ड्रोन उद्योग 5000 करोड़ से रुपए का है और 2026 तक कितना हो जाएगा, तो 15000 करोड़ हो जाएगा। वर्तमान में 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है ड्रोन उद्योग। उसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने ड्रोन एवं ड्रोनों के कल पुर्जों के लिए उत्पादन के जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी आपका PLI योजना भी शुरुआत की है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन की उपयोगिता लगातार बढ़ रही। इसी को देखते हुए मोदी सरकार भारत को ड्रोन निर्माण की धुरी में जुटी हुई है। उसके अलावा अगर बात करें ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम में से दुनिया को अवगत कराने के लिए आगामी 26 से 27 जुलाई को दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रोन सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया है, ठीक है। और ये जो है लोक नीति विश्लेषण के ये क्या है, आपके लेखक है, ठीक है। तो ये अच्छे जानकार भी हैं। यहाँ देख लेते हैं कि आपका संसाधनों की बर्बादी नहीं है अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि संसाधन जो है वेस्ट हो रहा है अंतरिक्ष मिशन करके, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर इसरो ने एक नया कीर्तिमान क्या किया, स्थापित किया है। और लेकिन जहां देश और दुनिया के अधिकांश लोगों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिहाज से इस सफलता को मिलकर पत्थर और मानव सभ्यता को तकनीकी प्रगति का सूचक करार किया, वहीं कुछ लोग जो है संसाधनों का आपका बर्बादी और फिजूल खर्ची बताकर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का
उनका मानना है कि अंतरिक्ष योजना के बजाय हमें अपने संसाधनों का उपयोग जन कल्याण, स्वास्थ्य और आपका आवास, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण की वजह से पर्यावरण विनाश की ओर तेजी से अग्रसर जो है अपनी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आप अंतरिक्ष अन्वेषण ना करें, मतलब ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ मतलब मानते हैं ऐसा। आलोचक जो है वो आपके अंतरिक्ष अन्वेषण के कल्याणकारी रूप से परिचित नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास विज्ञान और तकनीकी के पीछे चलते हैं। ठीक है, यानी अगर समाज और आर्थिक विकास करना है तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी आपको आगे होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण ने मानव समाज को कई प्रकार के लाभान्वित किया है। उसके अलावा अगर बात करें तो कृत्रिम उपग्रह हो, उसके अलावा जीपीएस, इंटरनेट आदि की उपयोगिता से हमें सभी भली भांति परिचित है। अभी हम प्रेजेंट में देख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई ढेरों तकनीक है जिसने मानव जाति के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से आपका किडनी रोगियों के लिए वरदान डायलिसिस, हृदय रोग के इलाज में आपका उपयोग किए जाने वाला पेसमेकर, एमआरआई एवं सीटी स्कैन तकनीक, आरओ और धात्विकरण तकनीकों से लेकर के रेस्क्यू टूल, इंफ्रारेड थर्मामीटर और कैमरा, जीवन रक्षक प्रकाश, अत्याधुनिक वेल्डिंग टॉर्च, रेडिएशन डिटेक्टर, उसके अलावा उच्च कोटि के ब्रेक और अल्ट्रासाउंड जैसे आपके सैकड़ों उपयोगी तकनीक शामिल है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो स्पष्ट है कि तमाम अंतरिक्ष अभियान न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण राष्ट्रीय शक्ति, उसके अलावा तकनीकी प्रगति के सूचक होते हैं, उसके अलावा बल्कि इसके साथ क्या होता है, मानव कल्याण का क्या है, आपका क्या होता है कि सार्वभौमिक लक्ष्य भी जुड़ा होता है। ठीक है, सबका विकास भी होता है। अगला बताया जा रहा है कि मानव भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने 10-12 साल पहले ही कह दिया था कि केवल 2 वर्षों के भीतर जो है पृथ्वी पर ऐसे घटनाएं घट सकती है जिससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस संकट का एक ही व्यवहारिक समाधान है कि हम अंतरिक्ष में बस्तियां बसाओ। अधिकांश विज्ञानियों का यह मानना है कि अगर हम अंतरिक्ष की ओर नहीं गए तो मानव जाति का शायद ही कोई भविष्य होगा। ठीक है, काफ़ी समय से विज्ञानी यह कहते आ रहे हैं कि हमें अपने मौजूद घर पृथ्वी से अलग एक और घर अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जो है उपग्रहों पर आपका ग्रहों या फिर उपग्रहों पर बसाना होगा। ऐसी किसी शौक के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए करना होगा। ठीक है, क्योंकि जीवन जरूरी है। अब बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है एक दिन नष्ट ही होगी, तो उसी के अलावा दूसरे ग्रह हमको जरूरी भी है। इसलिए अंतरिक्ष अन्वेषण वास्तव में मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारा कर्तव्य है। और ये आपके लेखक जो है विज्ञान के जानकार भी है। तो ये हमने देख लिया क्या पॉइंट निकल के आई है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने मेन न्यूज़ को देखा आज के लिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।